हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक्स आयनिक्स बॉन्ड क्या होते हैं हमारे पास में, आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन सबको देखा था। आज हम लोग आगे बात करेंगे और आज हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? तो कोवलेंट बॉन्ड देखो वो होता है जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो लिखो, हेडिंग डालो सबसे पहले, कोवलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इट इज? कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो आप लिखो, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसा बॉन्ड जो कि क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स और मोर एटम्स, बिटवीन टू और मोर एटम्स। लिख लो, बिटवीन टू और मोर एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और वो दो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो जो हमारे पास में एटम्स हैं वो हमारे पास में सेम भी हो सकते हैं, सेम और मे बी डिफरेंट। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। या फिर इसी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जहां पर क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो और करके लिखो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द, और द बॉन्ड which is formed by the overlapping of atomic orbitals। ठीक है, बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है किससे? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ Cl2। फॉर्मेशन ऑफ Cl2 जो होता है, यानी कि बोल सकते हो क्या? Cl2। तो होता क्या हमारे पास में? जैसे क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए जाएं तो क्या होता है? नियॉन 3s2 3p क्या होता है? 5 होता है। बोलो, ये होता है? बिल्कुल होता है। अब देखो, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लोरीन के साथ में ये क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास? लेस है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? लेस है। उस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे क्लोरीन के साथ में क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। यानी कि ये एक क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और इस तरह से इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? दोनों के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये क्या कर लेगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन का, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट कर लेगा, जो कि क्या होता है हमारे पास में? स्टेबल होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो, इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक ना। इसी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है ना। ये जो बॉन्ड दिख रहा है, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड में हमारे पास में कितना इलेक्ट्रॉन है?
2 इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड को फर्दर जो है ना क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक ना। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल, सिंपल आप बात समझो, सिंगल मतलब क्या, हमारे पास में दो एटम के बीच में क्या होगा, एक ही कोवलेंट बॉन्ड होगा। डबल मतलब क्या हो गया हमारे पास में, जहां पर 2 कोवलेंट बॉन्ड होगा। और ट्रिपल मतलब जहां पर 3 कोवलेंट बॉन्ड रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। बोलो इधर लिखना हो चुका है तो मिटा दो। तो अब लिखो कोवलेंट बॉन्ड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड किस बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर बिटवीन इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो होगा हमारे पास में क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जहां पर कि हर एक एटम, इफ 2 एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी कि दोनों क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। या फिर आप बोल सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन देम, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। जैसे कि एग्जाम्पल इसका अगर लिखना चाहोगे तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, H2। H2 में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के बीच में एक ही क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रहा होता है। अगर हम बात करें O2 की, तो O2 में क्या होता है बताओ तो, 2 कोवलेंट बॉन्ड रहा होता है ना, बिल्कुल यही बात है। एंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या हो सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कितने कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए 2 एटम के बीच में। या फिर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स। दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, सॉरी हाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल लिखना चाहोगे तो एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पर। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, Cl हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। यहाँ पर एग्जांपल क्या हो सकता है, इसके एग्जांपल हो सकता है N2। क्या हो गया, N2। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है 2 एटम के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बोलो बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या हो सकता है हमारे पास में, और 2 तरह के क्या हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, ठीक ना। किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक जो होगा हमारे पास में पोलर होगा, एंड अनदर वन विल बी द नॉन पोलर। एक तो पोलर होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या फिर प्योर कोवलेंट बॉन्ड किसको कहा जाएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगी वो क्या होगी, जीरो के ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। वहां पर क्या होगा हमारे पास में, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ
electronegativity. Next is the types of covalent bond on the basis of electronegativity. Next is the types of covalent bond on the basis of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो क्या, कितने तरह के हो सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड. तो दो तरह के होंगे. एक जो होगा हमारे पास में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इसी को क्या कहा जाएगा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और यू कैन से प्योर कोवलेंट बॉन्ड, और क्या कहा जाएगा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड. तो आप लिखो किसको बोलेंगे हम लोग, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दो एटम के बीच में ऑलमोस्ट जीरो होगा, या फिर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जब रहे होंगे तब क्या होगा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक ना, तब क्या होगा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो आप लिखो व्हेन कोवलेंट bond is formed between the atoms of same electronegativity या फिर ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक ना, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो या फिर ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जिन एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द जीरो. डेल्टा ई एन विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द जीरो, कि डेल्टा ई एन जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा. बोलो बात समझ में आ रही है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे. ठीक ना, अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं, CH4 ले सकते हैं. जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनमें क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है. क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड रहा होता है, यानी कि पोलरिटी डेवलप नहीं होती. पोलरिटी मतलब क्या, चार्जेस डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि एक कोई जो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है. और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी होती है. अब किसी एटम के पास में ज़्यादा है ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कोई उस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के ले जा सकता है क्या, नहीं ले जा सकता है ना. तो इन दैट केस हमारे पास में वहाँ पर क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा. क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा या फिर प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा. अब अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड. तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, व्हाट विल बी द पोलर कोवलेंट बॉन्ड. तो दो एटम जिनमें की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उनमें क्या रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो रहा होगा. क्या, नॉट इक्वल टू जीरो रहा होगा. इफ टू एटम्स हैविंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ two atoms have difference in electronegativity. अब अगर क्या होगा हमारे पास में, दो एटम के बीच में डिफरेंस रहा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन कोवलेंट बॉन्ड, इन कोवलेंट बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड. तब ये क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड. जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो HCl, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.3 अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल, और क्लोरीन की कितनी होती है 3. तो ये जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये पहले तो शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनाया था, सेंटर पर रहा होगा, लेकिन बाद में ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा, इस क्लोरीन की तरफ. तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये इसकी तरफ से जा रहा है ना. अब कंप्लीट डोनेशन ना होने की वजह से इसको हम लोग क्या, पार्शियल चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे, पार्शियल चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं. बोलो बात समझ में आ रही है ये.
बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो इसके बाद उधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं। अब आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल जिसमें कि क्या किया जाता है, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉट से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लिखो, हेडिंग डालो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जिसमें कि क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को इन व्हिच वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स और आयन, ऑफ एटम्स और आयंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। जिसको कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वैसा स्ट्रक्चर जिसको कि वैलेंस शेल, जिसमें कि मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ H2O की बात कर लें, ठीक ना। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ H2O देखो, फॉर्मेशन ऑफ H2O। फॉर्मेशन ऑफ H2O की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर रहा होगा और दो यहाँ पर क्या रहे होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या रहा होगा? दो हाइड्रोजन एटम। कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना, कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इधर हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर करके इधर हमारे पास में हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया और इधर दूसरे हाइड्रोजन के साथ में इधर एक बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। कुछ ऐसा ही रहा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो इस तरह से यहाँ पर देख लो कि इस ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाइड्रोजन का क्या हो गया? डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और इस ऑक्सीजन का देख लो कितना कंप्लीट, कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो इस तरह से ऑक्टेट क्या हो गया? इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। जैसे कि CCl4 भी बात कर सकते हो। कार्बन के पास में वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक बात याद रखना, हाइड्रोजन कंप्लीट देयर डुप्लेट। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है? कंप्लीट देयर डुप्लेट। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट। दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना उसके वैलेंस शेल में। जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन जो है वो क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट। और बाद बाकी क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। जैसे कि अगर CCl, फॉर्मेशन ऑफ CCl4 की बात करूं मैं, तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो लिखो, क्या लिखोगे?
CCl4। तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट करने के पीछे का बस रीजन इतना है क्योंकि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? अलग अलग दिखाना चाहते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन और क्लोरीन के। इसी वजह से यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ये चीज हो जाएगा, होगा ना। तो बताओ अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली यहाँ पर भी कितने हो गए? इस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। बोलो हो जाएंगे? तो इनका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ईच एटम, यहाँ पर हर एक एटम क्या कंप्लीट कर रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ईच एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ईच एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर एक एटम क्या कंप्लीट कर रहा है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। क्या कंप्लीट कर रहा है? ऑक्टेट, ठीक ना। अब एक होता है हमारे पास में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको कि आप स्पेशली डिटेल में डिस्कस करते हो अपने 12th की क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कहाँ पर? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, उसमें किस तरह का बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसी को क्या कहा गया है? डेटिव बॉन्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? डेटिव बॉन्ड कहा गया है। बोलो उधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं मैं? तो लिखो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है, ठीक ना, या फिर हाँ लिख लो इतना। नाउ नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बोलो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यू कैन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यू कैन सिंपली से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड या फिर इसी को क्या कहा गया है? डेटिव बॉन्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? डेटिव बॉन्ड कहा गया है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है दो एटम के बीच में, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन एक के द्वारा होता है। कोई इससे पहले क्या था? हाइड्रोजन, जैसे कि HCl बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करें, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड फॉर्म हुआ था, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दिया था और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था। बट इसमें क्या होगा? इसमें डोनेशन एक के द्वारा होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन एक के द्वारा होता है, बट शेयरिंग दोनों के साथ, दोनों के लिए रहा होता है, मतलब शेयरिंग दोनों में होता है। तो उस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक ना। तो लिखो, क्या लिखोगे? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन the bond formed between two atoms in which contribution is done by contribution of an electron pair is made by one of them, and the sharing is done by both them, and sharing is done by both of them, बट शेयरिंग जो है वो दोनों के द्वारा किया जाता है। कंट्रीब्यूशन एक इलेक्ट्रॉन पेयर का सिर्फ और सिर्फ एक एटम के द्वारा किया जाता है, बट शेयरिंग जो है दोनों एटम के बीच में होती है। उस तरह के बॉन्ड को इज कॉल्ड
coordinate covalent bond is called coordinate covalent bond is called coordinate covalent bond। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? coordinate covalent bond बोलते हैं। क्या बोलते हैं? coordinate covalent bond। the bond formed between two atoms in which contribution of an electron pair, जिसमें कि कंट्रीब्यूशन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर का वो एक के द्वारा किया जाता है, बट शेयरिंग दोनों में होती है। दिया एक ने बट शेयरिंग दोनों में होती है, उस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है ना, और उनके बीच में क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है, इसलिए कोऑर्डिनेट हो गया और फिर क्या हो गया? कोवलेंट, ठीक ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है देखो, रूल फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। रूल फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना, उसको ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रूल्स रहे होते हैं? तो पहला जो रूल है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? N1। क्या है N1? N1 इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे हमारे पास में, ठीक ना, जो जितने भी एटम हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक ना, सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया जाएगा, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वही क्या हमारे पास में? N1, ठीक ना। तो लिखो कैलकुलेट N1। कैलकुलेट N1। तो N1 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम्स रहे होंगे ना उस मॉलिक्यूल में, उन सारे एटम्स का क्या? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और प्लस में क्या करोगे? नेगेटिव चार्ज। प्लस में क्या? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया होगा ना, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है कि उतना इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए होंगे? लूज किए होंगे, तो इसी वजह से उतना क्या करेंगे? वहां पर माइनस करेंगे। तो ये होगा हमारे पास में N1। फिर आता है N2। N2 क्या होता है? N2 इज द कि अगर ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाता, डुप्लेट किसके लिए बात करेंगे? हाइड्रोजन के लिए। अदर देन हाइड्रोजन कोई भी एटम रहा होगा उसके लिए हम लोग क्या काउंट करेंगे? ऑक्टेट, ठीक है ना। तो अगर ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते? तो वो क्या है हमारे पास में? N2, ठीक ना। तो लिखो N2। सेकंड में आप क्या करोगे? कैलकुलेट N2। कैलकुलेट N2। आपको क्या करना है? N2 का कैलकुलेशन करना है। N2 क्या हमारे पास में? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटिंग डुप्लेट और ऑक्टेट, ठीक ना। तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटिंग डुप्लेट और ऑक्टेट। कंप्लीटिंग डुप्लेट और ऑक्टेट। क्या कंप्लीट? डुप्लेट और ऑक्टेट। दैट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम रहा होगा, दैट इज द जितने भी हमारे पास में हाइड्रोजन एटम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनटू में क्या करेंगे? 2 करेंगे। और अगर क्या रहा होगा? हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम रहा होगा, तब हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, उसके लिए हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। तो उसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? N2 कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे ही N2 मिल जाएगा तो N2 के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? N3। N3 क्या होगा? N3 होगा कि टोटल नंबर ऑफ, बोल सकते हो क्या? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? N2 माइनस में क्या करेंगे? N1। क्या करेंगे? N2 माइनस में N1, यानी कि जितने शेयर करने के बाद कंप्लीट ऑक्टेट तो सबका होगा, फिर डुप्लेट कंप्लीट का सबका होगा, ठीक है ना। तो होने के बाद हमारे पास में कितने, जैसे कि देखो आप, ठीक है ना, क्या लिखोगे?
कैलकुलेट, नेक्स्ट आप स्टेप में क्या करोगे, कैलकुलेट N3। N3 क्या है, कहा कि नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि उनके बीच में जो एटम्स है ना, उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, शेयर्ड होंगे। वो क्या होगा हमारे पास में, वो होगा N3। तो लिखो कैलकुलेट N3। थर्ड में क्या करोगे आप, कैलकुलेट N3। क्या कैलकुलेट करोगे, N3 कैलकुलेट करोगे। N3 क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N3 क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है ये, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, N2 माइनस में N1 करेंगे। क्या करेंगे, N2 माइनस N1, ठीक है। और यही क्या देगा हम लोग को, हाँ यही हम लोग को क्या देने वाला है, बॉन्ड देगा, ठीक है ना। यानी कि आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए, ये क्या हमारे पास में N3, N3 इज इक्वल टू ये निकल के आ रहा है। और अगर हमको बॉन्ड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि उनके बीच में बॉन्ड्स कितने होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, N3 माइनस में क्या कर देंगे 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक ना। तो कितने बॉन्ड बनेंगे उनके बीच में, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये तो क्या निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है ना, कि उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। फिर हम उसी से क्या कर सकते हैं, बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनके बीच में बॉन्ड कितना बनेगा, वो जो एटम्स हैं उनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहा होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं ना, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो N2 माइनस क्या हो जाएगा, N3 हो जाएगा। अब उसके बाद N4 कैलकुलेट करोगे। N4 क्या होगा, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N4 क्या होता है, कैलकुलेट N4। N4 इज द नंबर ऑफ, कैलकुलेट N4। N4 क्या हमारे पास में, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और N4 इज इक्वल टू, N4 क्या होता है हमारे पास में, कैसे निकालेंगे, N1 माइनस N3। N3 क्या थे हमारे पास में, ये क्या थे, शेयर्ड वाले थे। और N1 क्या था हमारे पास में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, कि उस मॉलिक्यूल में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने थे, माइनस में कितना शेयरिंग में दे दिया उन्होंने। तो कितना क्या बचेगा, अब जितने बच गए जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स बोलते हैं। N4 यानी कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक लोन पेयर में, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा ना, 2 इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, लोन पेयर निकालने के लिए, लोन पेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे, लोन पेयर। तो ये क्या निकल के आया, N4। तो N4 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। क्या कर दोगे, 2। तो अब देखो ये वाला जो नंबर ऑफ बॉन्ड निकल के आया है, इसको हमने क्या मान दिया, A। और जो हमारे पास में ये निकल के आया है, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, B। लोन पेयर को हम क्या बोल दे रहे हैं, B। अब यहां से इंफॉर्मेशन ले करके, A और B से इंफॉर्मेशन ले करके हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम ढूंढेंगे। सेंट्रल एटम ढूंढने के लिए बताया था हमने लास्ट क्लास में कि मॉलिक्यूल में जिसके एटम क्या होते हैं, कम होते हैं, वो क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। और उससे डिसाइड नहीं हो पाएगा तो आप किसकी तरफ भागोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ठीक ना। यही बात अपने को ध्यान में रखना है। तो आप A और B से इंफॉर्मेशन गैदर करके क्या करोगे, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। क्या करोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद यूजिंग इंफॉर्मेशन A एंड B, यूजिंग इंफॉर्मेशन A एंड B, B से क्या करके इंफॉर्मेशन गैदर करके ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। और आप कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, पहले तो आप क्या करोगे, फाइंड द सेंट्रल एटम, फाइंड द सेंट्रल एटम। कौन सा सेंट्रल एटम होगा, दैट इज जो कि हमारे पास में क्या होगा, इधर इन लिस्ट इन नंबर, दैट इज
इधर लिस्ट इन नंबर, जो कि हमारे पास में लिस्ट नंबर में रहा होगा, दैट इज इधर लिस्ट इन नंबर और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वही क्या होगा हमारे पास में सेंट्रल एटम होगा। क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। सबसे पहले तो हम लोग इससे डिसाइड करेंगे, जो लिस्ट नंबर में होगा वही क्या होगा? सेंट्रल एटम। अगर ये नहीं लगता तब हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ये तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड में आप क्या करोगे? अलोकेट द सराउंडिंग एटम्स। अब एक सेंट्रल एटम है तो बाद बाकी क्या हो गए? सराउंडिंग एटम्स हो गए। तो सराउंडिंग एटम को उसके चारों ओर क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। तो आप लिखो अलोकेट द सराउंडिंग एटम्स, अलोकेट द सराउंडिंग एटम्स। आप सराउंडिंग एटम को क्या करोगे? लोकेट करोगे अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या करोगे? आप जितने भी सराउंडिंग एटम्स हैं उनको आप क्या करोगे? एलोकेट करोगे। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक ना? विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। किसके हेल्प से? नंबर ऑफ बॉन्ड के हेल्प से। अवेलेबल इन ए, अवेलेबल इन ए, ठीक ना? ए में जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ए कहां पर? ये था ना, नंबर ऑफ बॉन्ड थे कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं उस मॉलिक्यूल में, उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? सराउंडिंग एटम को लोकेट करेंगे बॉन्ड बनाते हुए, ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लोन पेयर को यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे लोन पेयर को। और लास्ट में क्या करेंगे? फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। लास्ट में क्या निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो थर्ड में क्या करोगे आप? जैसे ही आपने क्या कर लिया? एलोकेट कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? लोन पेयर को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यूटिलाइज द लोन पेयर टू फुलफिल द ऑक्टेट अवेलेबल, ठीक ना? ऑक्टेट अवेलेबल इन बी, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? थर्ड नंबर पर क्या करोगे? यूटिलाइज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टू फुलफिल द ऑक्टेट अवेलेबल, टू फुलफिल द ऑक्टेट अवेलेबल, टू फुलफिल द ऑक्टेट अवेलेबल इन बी। किसमें? बी में जो है हमारे पास में, उसमें अवेलेबल जो नंबर ऑफ लोन पेयर हैं उसको यूटिलाइज करते हुए, उसको क्या करना है? यूटिलाइज करेंगे हम लोग। सिंपली सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले आप क्या हुआ? देखो आपने क्या किया? सबसे पहले N1 निकाला। N1 क्या था हमारे पास में? कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना क्या करेंगे? माइनस करेंगे। N2 कैलकुलेट करना है। N2 क्या था हमारे पास में? कि अगर एटम जो है ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते। अगर हाइड्रोजन है तो जितने हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या करेंगे? अदर देन हाइड्रोजन एटम रहा होगा तो उसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हुए टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट और डुप्लेट कितने होने चाहिए उसको हम लोग निकाल लेंगे। N2 निकल गया। अब उसके बाद N3 कैलकुलेट करेंगे। N3 क्या होगा हमारे पास में? N2 माइनस में N1। तो क्या हो गया ये कि कितने हमारे पास में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? कितने हमारे पास में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? N2 माइनस में N1 करेंगे। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक जो बॉन्ड पेयर होता है हमारे पास में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? वहां पर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद N4 कैलकुलेट करेंगे। N4 क्या होगा? N1 माइनस में N3। N1 माइनस में क्या हो जाएगा? N3। N1 माइनस N3 मतलब क्या? कि N3 क्या था? जितने बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड फॉर्म में जितने भी इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए हैं। N1 में क्या था? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जितने शेयर्ड हो गए उनको माइनस कर दिया तो क्या बचेंगे? जो अनशेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है। तो N4 क्या था? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N4 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, लोन पेयर। तो हमको जो N3 को जब डिवाइड किए थे 2 से, वो क्या निकल करके आया, नंबर ऑफ बॉन्ड, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, A। और जब N4 को डिवाइड किए तो क्या निकल करके आया, लोन पेयर, ठीक है ना, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, B। अब A और B से इंफॉर्मेशन ले करके आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ढूंढोगे। सेंट्रल एटम किसे बोलेंगे, जो सबसे लीस्ट नंबर में होगा, या फिर अगर इससे डिसाइड नहीं हो पाएगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो क्या होगा हमारे पास में, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को रखेंगे और जो सराउंडिंग एटम है उनको बॉन्ड के हेल्प से, नंबर ऑफ बॉन्ड के हेल्प से उसको क्या कर देंगे, एलोकेट करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है उसके बाद, हाँ तो कहां पर थे हम लोग क्या करेंगे, ए और बी से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, सेंट्रल एटम ढूंढेंगे, सराउंडिंग एटम को नंबर ऑफ बॉन्ड के हेल्प से क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी में जो लोन पेयर हम लोग को मिला है ना, उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और यूटिलाइज करने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। तो लास्ट स्टेप क्या बचता है हमारे पास में, फॉर्मल चार्ज। तो लिखो फॉर्मल चार्ज। फोर्थ में क्या करोगे आप, फिर फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करोगे। अब कैसे करते हैं फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, हर एक एटम पर क्या कैलकुलेट करना होगा आपको, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, उस एटम का क्या, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, माइनस में क्या होता है, नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन इन इट, कि नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और माइनस में, फिर इसके बाद माइनस में क्या करोगे आप, नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएट विथ इट, नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएट विथ इट, जिससे कि क्या मिल जाएगा, फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। चलो एक मतलब क्वेश्चन लिखो, जैसे कि CO3 2 माइनस है, क्या है, CO3 2 माइनस। आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, N1 कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे, N1, फिर N2 कैलकुलेट करोगे, फिर N3, फिर उसके बाद N4, ठीक है ना। N3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड मिलेगा, N4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर मिलेगा। और जब नंबर ऑफ बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर मिल जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम ढूंढेंगे, सराउंडिंग एटम को एलोकेट करेंगे, लोन पेयर को यूटिलाइज करेंगे और फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। बस इतना ही काम करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, CO3 2 माइनस का आपको क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाने हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो N1 क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। कार्बन की बात करें तो कार्बन में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 इंटू में क्या करोगे, 3, और -2 चार्ज है, मतलब क्या करना होगा, 2 ऐड करना होगा। अगर प्लस रहा होता तो फिर वहां पर माइनस क्या करते, 2 करते। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये CO3 2 माइनस निकल के आया, तो कितने हो जाएंगे बताओ, 24 हो जाएंगे ना। N1 निकल के आया 24, तो N2 क्या हो जाएगा बताओ। N2 क्या था कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट करते तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही ऑक्टेट कंप्लीट करते, है ना। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू में कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। N2 भी मिल गया। उसके बाद आप क्या करोगे, N3 कैलकुलेट करोगे। N3 क्या था, N2 माइनस में N1 था, तो 32 माइनस में क्या करोगे, 24, दैट इज इक्वल टू 8 आएगा इतना। अब ये आने के बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड निकालोगे। क्या निकालोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए क्या करोगे, 8/2, दैट विल बी इक्वल टू द 4। कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A हो गया। अब क्या करोगे, N4 कैलकुलेट करोगे। N4 कैसे कैलकुलेट करते थे, N4 N1 माइनस में क्या होता था हमारे पास में, N3 होता था, है ना।
तो क्या करोगे, N4 कैलकुलेट कर लो। N4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 माइनस में क्या हो गया, N3। तो N1 क्या है हमारे पास में 24 माइनस में क्या हो गया 8, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे ना। तो 16 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर मिल जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने के लिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये तो हमारे पास में क्या था, नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स will be equal to the what, 16 divided by 2, that will be comes out to be 8, जो कि कितना के इक्वल आएगा 8 के। हाँ N2 क्या, N2 कैसे, ये कार्बन भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन भी कंप्लीट करेगा ऑक्टेट, तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 एटम है ना, कार्बन का एक एटम, मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं 4। आपको लग रहा है ना ऐसा, मतलब आप ऐसा कर लो, चाहो तो आप ऐसा कर लो, चलो आपको ऐसा लग रहा है ना कि कार्बन का एटम कितना है, एक है, 1 इंटू में क्या करते 8, ऑक्सीजन में कितने एटम है 3, 3 इंटू में क्या करते 8, वही तो किया था ना यार। तो देखो जमा कि नहीं जमा, तो देखो अब लिखो 4 इंटू में 8। अब आपको ए मिल चुका है और बी भी मिल चुका है। सबसे पहला काम क्या होगा, सेंट्रल एटम को ढूंढना। सेंट्रल एटम क्या है, इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, राइट, क्योंकि उसके एटम क्या है हमारे पास में, सबसे कम है मॉलिक्यूल में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम को रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनसे हम लोग क्या करेंगे, या फिर बॉन्ड से सराउंडिंग एटम को एलोकेट करेंगे। यानी कि कार्बन है सेंट्रल एटम, कितने बॉन्ड हम लोग के पास निकल कर आए हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो क्या होगा, फोर श्योर बात है कि एक ऑक्सीजन के पास क्या होगा, हमारे पास में डबल बॉन्ड रहा होगा कि नहीं रहा होगा ना। एक ऑक्सीजन के साथ में क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड रहा, क्योंकि 4 ही बॉन्ड है हमारे पास में, है ना। तो एक के पास में क्या रहा होगा, 4, सॉरी 2 बॉन्ड रहे होंगे, बाद बाकी के साथ में सिंगल बॉन्ड से। अब क्या है, 2 माइनस चार्ज भी है ना, क्या है 2 माइनस चार्ज है। अब देखो लोन पेयर को पहले यूटिलाइज करो नहीं कर रहा कोई याद, ठीक है, देखो अब लिखो आगे, लोन पेयर कितने निकल के हैं 8 ना, आप उनको यूटिलाइज करो। यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए हैं ना, कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा इसके पास, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, और 6 होते हैं ना, 2 तो दे दिए हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 2 लोन पेयर इसके पास लगा दो आप, हो गया। कितने टोटल 8 है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 2 तो यहां पर हो गए, और कितने बचे हैं हमारे पास में, कितने बचे हैं, 2 तो हो गए ना, 8 थे हमारे पास में, मतलब कितने बचे हैं 6 बचे हैं ना। तो आप क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर लगा दो आप, मतलब लोन पेयर, ठीक ना, ये हो गया। अब क्या कर लो, आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो। क्या करोगे, फॉर्मल चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन को क्या मान लिया ए, इस वाले ऑक्सीजन को क्या मान लिया बी, इस वाले ऑक्सीजन को क्या मान लिया सी। अब देखो ये दोनों जो है ना हमारे पास में एक तरह के दिख रहे हैं ना, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट, क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, क्या था फॉर्मूला, क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, है ना, माइनस में क्या था हमारे पास में, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं हमारे पास में। तो लिखो सबसे पहले, अगर कार्बन के लिए निकालना चाहोगे, फॉर्मल चार्ज किसके लिए निकालना चाहोगे, कार्बन के लिए, तो क्या निकल के आएगा, इस वाले कार्बन के लिए, सबके लिए निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मल चार्ज किस पर,
कार्बन एटम पर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। माइनस में क्या था, अनसेड इलेक्ट्रॉन ना, अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। और माइनस में क्या था बताओ, माइनस में क्या था, नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएट विथ इट, कितने बॉन्ड एसोसिएट हैं उसके साथ में, यही था ना। तो कार्बन देखो कितने बॉन्ड एसोसिएट करके रखा है, 4 ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा 0। इसी वजह से कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मूला चार्ज निकालो, इस वाले ऑक्सीजन पर अगर फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आएगा बताओ, इस वाले ऑक्सीजन पर, ए वाले ऑक्सीजन, ए वाले एटम पर, ए वाले ऑक्सीजन एटम पर आप क्या निकाल रहे हो, फॉर्मल चार्ज, ठीक ना, क्या निकाल रहे हो, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ए, ठीक ना, किस पर, ए वाले एटम पर, ऑक्सीजन ए पर क्या निकल करके आएगा, तो फॉर्मल चार्ज क्या निकल करके आएगा बताओ। अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज क्या निकल करके आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन के पास में, 6। माइनस में क्या करते हैं, अनसेड इलेक्ट्रॉन, कितना है अनसेड इलेक्ट्रॉन इसके पास में, इस वाले ऑक्सीजन के पास में कितना है, 4 है ना, 4 है। माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, बॉन्ड एसोसिएट विथ इट, कितने बॉन्ड एसोसिएट हैं, 2 बॉन्ड एसोसिएट हैं, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस में 2, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 0। तो इस ऑक्सीजन के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। इस वाले ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन बी की बात कर रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन बी पर अगर फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे तो फॉर्मल चार्ज इस पर क्या निकल कर आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 6। माइनस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, बॉन्ड एसोसिएट विथ इट दैट इज 1। तो यहां पर से कितना निकल कर आएगा, -1 निकल कर आएगा। मतलब इस वाले ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होगा, -1। अब अगर इस वाले ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सिमिलर है ना, इस पर भी क्या निकल कर आएगा, -1, इस पर भी क्या निकल कर आएगा, -1 निकल कर आएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब NO3 का बना करके दिखाओ, तो NO3 माइनस का आप ट्राई करो पहले, NO3 माइनस का, किसका हमने कहा, NO3 माइनस, NO3 माइनस पहले आप ट्राई करोगे। NO3 माइनस, कैलकुलेट द, या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस। खा लो, छुपाओ मत, आप ही को बोल रहा हूं मैं। हाँ देखो क्या हो जाएगा बताओ, N1 कैलकुलेट करोगे आप, N1 क्या हो जाएगा बताओ, 5 प्लस क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू में क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना निकल कर आया 24। N2 क्या निकल कर आएगा 4 है, तो N2 में क्या करोगे 8 इज इक्वल टू 32। क्या करोगे N3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 माइनस में N1। तो N2 कितना है 32 माइनस में कितना हो जाएगा 24, दैट विल बी इक्वल्स टू द 8 आएगा ये। डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, दैट विल बी इक्वल्स टू द 4। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे N4 क्या होता है N3 माइनस में N1, यही होता है। तो N3 माइनस में क्या किया आपने N1 किया, N3 क्या है हमारे पास में, N3 कितना निकल के आया था 8, सॉरी N1 माइनस में N3, 24 माइनस क्या करोगे आप 8, दैट इज इक्वल टू 16। तो यहां से क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, इसी को हम क्या बोल रहे थे A। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए क्या करोगे, इसको आप डिवाइड कर दो 16/2, दैट इज 8। ये क्या मिल गया हम लोग को B। A और B से इंफॉर्मेशन ले करके अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के थ्रू, कितने बॉन्ड निकल कर आए 4 ना, कितने निकल कर आए 4, आप क्या करोगे यहाँ पर
4 बॉन्ड के थ्रू क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे। कर दिया आपने। लोन पेयर जितने हैं उनको आप क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो सकते हैं, 2 ही लोन पेयर हो सकते हैं। कितने बचे, कितने बचे, 4, किसी भी 4 बॉन्ड आए हैं ना, 4 बॉन्ड्स है ना। फिर क्या हमारे पास में बताओ, फिर क्या करोगे, लोन पेयर कितने यूटिलाइज करने हैं हम लोग को, टोटल कितने, 8 यूटिलाइज करने हैं। 2 यूटिलाइज हो चुके हैं और कितने बचे, 6 ना। तो आप क्या कर दो, यहां पर लगा दो। सबसे पहले आप नाइट्रोजन का क्या निकालो, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इस नाइट्रोजन का क्या निकल कर आएगा बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5। नंबर ऑफ अनसेट इलेक्ट्रॉन 0 और माइनस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएट विथ इट दैट इज 4। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। यानी कि इस नाइट्रोजन पर चार्ज क्या रहा होगा, +1 रहा होगा। इस ऑक्सीजन की बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और उसके बाद क्या करते हैं, लोन पेयर दैट इज 2 और माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड एसोसिएट विथ इट दैट इज, अरे सॉरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 4 होगा ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0। इस ऑक्सीजन की बात करें तो फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आएगा बताओ, क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और माइनस में क्या हो गया, 1। तो कितना निकल के आएगा, -1 होगा। और अगर इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो दूसरा वाले ऑक्सीजन पर कितना आएगा बताओ, वहां पर भी -1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, -1। अब -1 और +1 क्या हो जाएगा हमारे पास में बताओ। यानी कि यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर भी फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन के लिए भी कितना आएगा, -1 आएगा। अब हम लोग करेंगे टोटल फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट, टोटल फॉर्मल चार्ज, क्योंकि सेंट्रल एटम पर भी है ना, इसीलिए हमें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मल चार्ज टोटल, ठीक है ना। ये तो दोनों का फॉर्मल चार्ज निकाल लिया, सबका फॉर्मल हर एक एटम का निकाल लिया। अब टोटल फॉर्मल चार्ज इस मॉलिक्यूल पर कितना होगा, तो एक देखो प्लस है और बाद बाकी 2 क्या हमारे पास में माइनस है, ठीक ना। यानी कि टोटल हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 प्लस -1 प्लस क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि इस नाइट्रोजन पर, मतलब इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन पर कुछ भी चार्ज नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है, ये बोलो आई कि ना आई। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो टोटल फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बोलो बात समझ में आई आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है।